अस्सलामुअलैकुम। तो आज जो है ना हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ शॉक, जो फर्स्ट एड का एक टॉपिक है। ठीक है। पहले पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज़ शॉक। ठीक है, और उसकी कॉजेज़ क्या हो सकती है। आज के जो लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ शॉक है, हमारे पास कौन कौन से ऐसे टाइप्स है और कौन कौन से ऐसे मैकेनिज़म्स है जिसकी वजह से क्या हो सकता है, जिसकी वजह से शॉक हो सकता है। तो यहाँ पे ये क्या बता रहे हैं कि to understand the shock, think of the circulatory system as having three components. अगर आपने शॉक के बारे में डिस्कस करना है, शॉक के बारे में सीखना है, तो आपने तीन चीज़ें जहन में रखनी है। पहला चीज़ सर्कुलेटरी सिस्टम है, और सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड आपने तीन चीज़ें याद करनी है। एक है हमारे पास हार्ट, दूसरा है हमारे पास ब्लड वेसल्स, एंड तीसरा है हमारे पास ब्लड। ये तीन चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम में यही तीन चीज़ें होती हैं। अच्छा, सो सर्कुलेटरी सिस्टम है एज हैविंग थ्री कंपोनेंट्स। तो पहला वाला हमारे पास क्या है, अ वर्किंग पंप, जिसको हम क्या कहते हैं, हार्ट कहते हैं। एंड नेटवर्क ऑफ पाइप्स, द ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स होते हैं, जो जिसके ज़रिए पंप ब्लड जो है ना वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है। Add an adequate amount of fluid the blood pumped through the pipes। क्या मतलब हुआ कि एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फ्लूइड, जिसको हम ब्लड कहते हैं, जो पंप होता है बाय द हार्ट थ्रू दी पाइप्स। पाइप्स हमारे पास क्या है, ब्लड वेसल्स। सिंपल अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो ये बता रहे हैं कि आपने हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड को याद करना है कि ये तीन पार्ट जो है ना वो क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम के। अच्छा, सो damage to any of these components can deprive tissue of blood and produce the condition known as shock। अगर एक में भी खराबी आ जाए ना, अगर हार्ट खराब है तो शॉक आ सकता है। क्लियर? अगर ब्लड वेसल्स खराब है तो शॉक आ सकता है, और अगर ब्लड जो है ना उसमें कुछ मसला हो गया है तो उसकी वजह से भी शॉक आ सकता है। क्लियर? तो ये बातें आपने याद रखनी है। अच्छा, अब shock can be classified as one of the following types according to the component having failed। अब हम बात करेंगे टाइप्स की, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि कौन सी वजह से है और कौन सी कंपोनेंट की फेलियर की वजह से शॉक आ गई है। तो अगर हम यहाँ पे देख ले, फर्स्ट हमारे पास क्या है, कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक हमारे पास है पंप फेलियर, पंप जो है ना वो फेल हो गया है ना। अच्छा, कार्डियोजेनिक का क्या मतलब है, रिमेंबर वन थिंग, कार्डियो, जब भी ये कार्डियोजेनिक वर्ड यूज होना तो इसका मतलब क्या है, हार्ट। क्लियर? तो ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, so this type of shock results from a failure of the heart to pump sufficient blood। क्या मतलब हुआ कि इस वाले शॉक में क्या होता है, फेलियर ऑफ द हार्ट आ जाती है, हार्ट फेल हो जाता है और वो सफिशेंट ब्लड को पंप नहीं कर पाता। अच्छा, फॉर एग्जांपल, a major heart attack can cause damage to the heart muscle, so the heart cannot squeeze and therefore cannot push the blood through the blood vessels। क्या मतलब हुआ, मिसाल के तौर पर ये एक हार्ट है, सही है। ये क्या करता है, इसकी ये पंप होता है और ब्लड वेसल्स को ब्लड देता है। क्लियर? अब इसमें क्या आ गई है, ये फेल हो गया है। तो जब ये फेल हो गया है तो इसका नुकसान क्या होगा कि ये पंपिंग ऑफ ब्लड नहीं करेगा, पंपिंग ऑफ ब्लड नहीं करेगा। तो जब पंपिंग ऑफ ब्लड नहीं होगा तो ब्लड वेसल्स को ब्लड नहीं मिलेगा। क्लियर? तो ये इस तरह से सारा ये कार्डियोजेनिक शॉक आ सकते हैं। ठीक है, कि हार्ट फेल हो गया है, हार्ट जब फेल हो गया है तो उसकी वजह से ब्लड नहीं मिल रहा, तो इसको हम क्या कहते हैं, कार्डियोजेनिक शॉक कहते हैं। अब जब भी हार्ट अटैक आ जाता है ना तो वो क्या कर लेता है, वो डैमेज कॉज कर लेता है टू द हार्ट मसल्स। सो जब हार्ट मसल्स ख़राब हो जाते हैं, सो हार्ट कैन नॉट स्क्वीज, वो स्क्वीज नहीं हो जाता, वो पंप नहीं होता। तो जब वो पंप नहीं होगा, सो देयर फॉर कैन नॉट पुश द ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल्स। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या है, हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक का क्या मतलब है, हाइपो मीन्स कम और वोलेमिक का मतलब है फ्लूइड। हाइपो किसे कहते हैं, हाइपो मीन्स कम और वोलेमिक का मतलब है
वॉल्यूम। वॉल्यूम किस चीज़ का? फ्लूइड। क्लियर है? तो जब भी हमारे बॉडी में फ्लूइड की तादाद कम हो जाती है तो इसको हम हाइपोवोलेमिक शॉक कहते हैं। अच्छा, सो दिस टाइप ऑफ शॉक हैपेंस, एक मिनट। अच्छा, सो दिस टाइप ऑफ शॉक हैपेंस विद द लॉस ऑफ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द सिस्टम। अब क्या क्या है? लॉस ऑफ सिग्निफिकेंट फ्लूइड फ्रॉम द स्किन सिस्टम जो हो जाता है ना, तो उसकी वजह से हाइपोवोलेमिक शॉक हो जाता है। क्लियर है? अब सिग्निफिकेंट लॉस कब होगा? जब आप वोमिटिंग कर रहे हैं, क्लियर है, या आपको डायरिया हो गया है, तो उन दोनों वजह से क्या हो सकता है? उन दोनों वजूहात की बिना पे हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है। इफ़ द लॉस फ्लूइड इज ब्लड, दिस टाइप ऑफ शॉक इज बेस्ट नोन एज हेमोरेजिक शॉक। अगर मिसाल के तौर पर आपकी जो लॉस हो रहा है ना, अगर वो फ्लूइड है, ठीक है, और वोमिटिंग की वजह से हो रहा है, और नॉर्मली जो फ्लूइड वगैरह होते हैं वो है, तो उसको फिर हम क्या कहेंगे? हाइपोवोलेमिक शॉक कहेंगे। क्लियर? लेकिन अगर जो फ्लूइड आपकी बॉडी से क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, लेकिन वो ब्लड है, ब्लड भी तो हमारे पास एक फ्लूइड है ना, तो अगर वो ब्लड है तो क्या हो सकता है? फिर हम उसको बेस्ट नाउन एज हेमोरेजिक शॉक कहते हैं। उसको हम फिर क्या कहते हैं? हेमोरेजिक शॉक। क्लियर हो गया है? तो ये बात आपने याद रखनी। अच्छा, people experiencing dehydration due to vomiting, diarrhea, diabetes, insufficient fluid intake or misuse of diuretics can lose large amount of fluid। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जो लोग experiencing dehydration due to vomiting, diarrhea, diabetes, insufficient fluid intake or misuse of diuretics can lose लार्ज अमाउंट ऑफ fluid। जब भी अगर आपको वोमिटिंग है, डायरिया है, डायबिटीज़ है, या आप फ्लूइड ले नहीं रहे, तो उसका नुकसान क्या होगा? या आप मिस यूज़ ऑफ डाययूरेटिक्स कहते हैं। डाययूरेटिक्स असल में वो ड्रग्स होते हैं जो यूरिनेशन कॉज करते हैं, यूरिनेशन। तो अगर बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होगा ना, तो आपकी बॉडी से लॉस ऑफ फ्लूइड आएगा। क्लियर है? तो लॉस ऑफ फ्लूइड जब आएगा ना, तो उसका नुकसान क्या होगा? उसका नुकसान ये होगा कि आपकी बॉडी से फ्लूइड जा चुका होगा और आप शॉक में आ जाएंगे। अच्छा, प्रोफ्यूज स्वेटिंग कैन आल्सो रिजल्ट इन अ सीजिबल अमाउंट ऑफ फ्लूइड लॉस। अगर आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है ना, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है? उसकी वजह से हमारे पास मतलब शॉक में आ सकते हैं, क्योंकि फ्लूइड लॉस है ना, फ्लूइड लॉस हो गया है तो उसकी नुकसानात तो फिर होते हैं ना, तो ये नुकसान भी फ्लूइड लॉस की वजह से। तो इसको फिर हम क्या कहते हैं? हाइपोवोलेमिक शॉक। अब आ जाते हैं न्यूरोजेनिक शॉक की तरफ। न्यूरोजेनिक, न्यूरॉन्स, क्लियर है ना? तो पाइप फेलियर, पाइप हमारे पास क्या है? blood vessels। Clear? So, when the nervous system is damaged, the spinal cord is damaged, or the victim has taken an overdose of the certain drugs। क्या मतलब हुआ? कि जब नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है, the spinal cord is damaged, spinal cord डैमेज हो गया है, or the victim has taken an overdose of the certain drugs। क्या मतलब हुआ? कि जब भी अगर नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाता है, तो उसकी वजूहत क्या होते हैं? नर्वस सिस्टम तब डैमेज होता है जब आपका स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो, या विक्टिम जो है ना वो ओवरडोज ऑफ द सर्टन ड्रग्स करे। ओवरडोज ऑफ द सर्टन ड्रग्स का क्या मतलब है? कि अगर वो इस तरह के ड्रग्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले ले तो उसका नुकसान होगा। अच्छा, न्यूरोजेनिक शॉक में रिजल्ट्स in neurogenic shock, the blood vessels enlarge and the blood supply is insufficient to fill up। क्या मतलब हुआ? कि जब न्यूरोजेनिक शॉक हो जाता है ना, तो इसका मेन नुकसान क्या होगा? इसका मेन नुकसान ये है कि जो ब्लड वेसल्स मिसाल के तौर पर अभी नॉर्मल इस तरह के थे, तो इसमें अमाउंट ऑफ ब्लड जा रहा है। क्लियर है? तो जब न्यूरोजेनिक शॉक आ जाती है तो ब्लड वेसल्स इस तरह के बन जाते हैं। क्लियर है? तो अब इसका जो एरिया है ना, वो ज़्यादा हो गया है ना, तो जब ये ज़्यादा हो गया है तो
इसका नुकसान भी होगा। नुकसान क्या होगा कि ब्लड सप्लाई उतनी नहीं होगी, ब्लड जो है ना वो इनसफिशेंट होगा, तो जो ब्लड वेसल्स है वो फिल अप नहीं होंगे। ले तो ये बात है, आपने याद रखनी। सेप्टिक शॉक की तरफ आ जाते हैं। सेप्टिक शॉक का क्या मतलब है? सेप्टिक शॉक develops in some victim with bacterial infection with damaged blood vessels। क्या मतलब हुआ? सेप्टिक शॉक हम उसको कहते हैं कि ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। सेप्सिस का मतलब ही प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया है, प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया। क्लियर? तो सेप्टिक शॉक हो सकता है। सेप्टिक शॉक बैक्टीरिया की इन्फेक्शन की प्रेजेंट की वजह से होता है, और इसमें हमारे पास जो ब्लड वेसल्स है ना वो डैमेज हो जाते हैं। क्लियर? तो ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, इसके अलावा सिम्टम्स ऑफ द शॉक, सिम्टम्स में अगर हम देख ले, अच्छा एक और शॉक है जिसको हम एनाफिलेक्टिक शॉक कहते हैं। एनाफिलेक्टिक शॉक असल में क्या होता है? एनाफिलेक्टिक शॉक, एनाफिलेक्टिक एनाफिलेक्टिक शॉक, एनाफिलेक्टिक शॉक में हमारे पास ये है कि कभी कभार जब ये एलर्जी वगैरह हो जाती है ना, एलर्जी, तो उसका नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान ये होता है कि मतलब हमारे पास जो बॉडी है ना उसमें हिस्टामीन और ये ब्रेडिकाइनिन और ये सारे जो है ना ये केमिकल्स, ये बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो जाते हैं। क्लियर है? तो इसको आपने क्या करना है? इसको आपने फिर ट्रीट करना है, फर्स्ट एड मैनेजमेंट इसकी करनी है। क्लियर? तो ये भी एक शॉक है जो एलर्जी की वजह से होता है। अच्छा, सिम्टम्स ऑफ शॉक की बात कर लेते हैं कि आपको किस तरह से पता चलेगा कि ये शॉक का कंडीशन है। तो जनरल बॉडी वीकनेस द मोस्ट सिग्निफिकेंट सिम्टम। एक बंदा होगा, आप उसको उठा रहे होंगे लेकिन वो खुद से उठ नहीं पाएगा। अगर आप उसको कुछ कह रही है तो वो रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दे पाएगा। इसको हम जनरल बॉडी वीकनेस कहते हैं। ठीक है? तो जनरल बॉडी वीकनेस होगा। नोजिया विद अ पॉसिबल वोमिटिंग, या तो नोजिया होगा या तो वोमिटिंग भी हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा थर्स्ट, थर्स्ट अगर हम देख ले तो थर्स्ट में हमारे पास क्या है कि उसको बहुत ज़्यादा मतलब बॉडी में फ्लूइड है ही नहीं, तो उसको मतलब थर्स्ट तो फील होगा ना, तो ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, डेजीनेस, डेजीनेस का क्या मतलब है कि वो मतलब सूना सूना होगा, वो इतना एक्टिव नहीं होगा क्योंकि बॉडी का जो है ना सारा मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो गया है। रेस्टलेसनेस, रेस्टलेसनेस मतलब उसको सुकून नहीं होगा, वो आराम नहीं कर पाएगा। एंड फेयर, फेयर जो है ना वो फील होगा, क्योंकि सारा जो है ना इससे ब्रेन इफेक्ट होता है, तो वो फिर वो रिस्पॉन्सेस तो देगा ना, तो कुछ इस तरह के रिस्पॉन्सेस फिर वो देता है। अच्छा, ब्रीथिंग इज रैपिड इरेगुलर एंड शैलो। अगर आप उसकी ब्रीथिंग को देख ले तो वो रैपिड होगा, वो जल्दी जल्दी सांस लेंगे, इरेगुलर सांस लेंगे, और शैलो ब्रीथिंग, शैलो ब्रीथिंग का क्या मतलब है कि उससे मतलब वो तेज तेज सांस लेना, और वो जो आवाज़ होती है ना वो ब्रीथिंग साउंड जिसे हम कहते हैं, तो इसको हम शैलो ब्रीथिंग कहते हैं। ठीक? अच्छा, पल्स इज रैपिड एंड वीक, जो पल्स है ना वो रैपिड होगा और वीक होगा, मतलब जल्दी जल्दी से वो बीट करेगा, और वीक भी होगा, आप उसको इतनी महसूस नहीं कर पाएंगे। अच्छा, द आईज मे हैव a vacant dull expression एंड द प्यूपिल में बी डायलेटेड। क्या मतलब हुआ कि जो आईज है ना ये फुली ओपन नहीं होंगे, वो इतने मतलब वो होता है ना जब आप हाफ नींद में होते हैं ना, तो आप हाफ आंखें जो है ना वो ओपन कर लेते हैं और फिर उसको इस तरह से बंद कर लेते हैं, तो इसको हम मतलब ये इस तरह का होगा। और डल एक्सप्रेशन होगा। डल एक्सप्रेशन का क्या मतलब है कि अगर मिसाल के तौर पर आप एक बंदे की तरफ देख रहे हैं, तो आप आधे आंखें बंद करके तो नहीं देखते ना, फुल आंखों से उसको देखते हैं और एक्सप्रेशन अच्छा देते हैं। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या होगा कि ये मतलब अपनी आंखों को इस तरह से बंद करेगा, फिर ओपन करेगा, फिर बंद करेगा, ये इसको हम क्या कहते हैं? डल एक्सप्रेशन। एंड जो प्यूपिल्स हैं ना, अगर आप उनकी प्यूपिल्स को देख ले तो वो क्या होंगे? डायलेटेड होंगे। अच्छा, फेस विल बी पेल, जो फेस का कलर है वो क्या होगा? वो पेल होगा। क्लियर? लिप्स बिकम ब्लू, जो लिप्स है वो ब्लू होंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी डीऑक्सी ब्लड है। क्लियर? ये डीऑक्सी ब्लड की वजह से।
अच्छा, रेस्टलेसनेस बिकम अनरिस्पॉन्सिव। रेस्टलेसनेस का क्या मतलब है कि मतलब वो नॉर्मल नहीं होगा। अगर आप उसको किसी बात पे बता रहे हैं तो वो रिस्पॉन्सिव नहीं होगा, वो अच्छी तरह से रिस्पॉन्स नहीं करेगा। अच्छा, स्किन विल बी कूल एंड क्लैमी। स्किन जो है ना वो कूल होगा और क्लैमी होगा। अच्छा, ये यहाँ पे ये बात क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, ब्लड नहीं है। तो हमारा जो स्किन है अगर वो वार्म है तो वो ब्लड की वजह से होता है, अगर ब्लड है ही नहीं तो स्किन जो है ना वो कूल पड़ जाता है, वो सर्द पड़ जाता है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे अबाउट द फर्स्ट एड मैनेजमेंट ऑफ द शॉक। ये इतना नहीं है, किस तरह से हम इसको ट्रीट करेंगे और हम कौन कौन से ऐसे जो है ना पॉइंट्स को याद रखेंगे जिससे शॉक मैनेज हो सकता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जितने भी डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं अगर बीएस के हैं तो सबके साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।